जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू होता है। आज सूर्य चंद्र के मंडल की बात है। आज के लेक्चर में उसी को हम ध्यान में देंगे, जैसे कि जम्बू के मांडले, लवण के मांडले, जम्बू के सूर्य, लवण के सूर्य और किस प्रकार से ये मंडल गति हो रही है उसको हम आज जरूर जानेंगे। तो शुरू करिए। कब आएगी? बस आ जाएगी, अभी एक नहीं, वो दूसरी भी जो भगवती सूत्र के भी जो पाठ है ना, वो मूल पाठ के साथ है। उसमें मूल गाथा बहुत सारी ली हुई है मैंने महात्माओं के लिए, तो वो दोनों में साथ में कराने के लिए दे रही हूँ। तो हफ्ते के अंदर तो आ जाएगा। तब मैं अगर आपको एक चाहिए तो एक, आपको दो चाहिए तो मैं आपको दोनों भेज दूंगी। हाँ, दोनों भिजवा देना। हाँ, क्योंकि दोनों में क्या है, जो अभी बात हुई ना, ऋषभ से मैं बात कर रही थी, भगवती सूत्र के कुछ मूल पाठ है ना, वो मैंने जेरोक्स किए हुए हैं भाषांतर के साथ, मूल गाथा भी। तो भगवती सूत्र के मूल पाठ मिले हैं विवेचन में, बाकी के सारे में विवेचन नहीं मिला है, नॉट विवेचन के साथ नहीं। तो इसके तो जो मूल पाठ विवेचन के साथ है उसको तो मैं रख ही रही हूँ, आप सबके लिए भी पढ़ने के लिए रख रही हूँ। अपन मूल गाथा में नहीं जाएंगे, आप खाली ये पढ़ लो, बहुत है। महात्मा को मूल चढ़ी चाहिए तो वो लोग देख लेंगे, बराबर। हाँ, और बाकी की खाली गाथा है ना, वो मैं नहीं सामने लाऊंगी, क्योंकि वो तो महात्मा के लिए होता है, तो उसको हमको बेकार में छपवा के कोई प्रदर्शन नहीं करना, बराबर। तो ये दोनों बुक हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन में हो ही जाएगी जैसे ही, क्योंकि मैं तैयारी में ही हूँ, अभी अनुक्रमणिका ही चल रही है। पेज तो सब लगा दिए हैं, कुछ ही दिन का काम है, उसके बाद सीधी बुक कराने के लिए दे दूंगी, फिर मैं आपको भेज दूंगी। चलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अब लास्ट जो क्लास चला था, एक मिनट, हाँ मैं वही ले रही हूँ। ये चंद्रमंडल चला था, आप देख लो, मैं उसको फिर से एक बार समझा लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने वो लेक्चर ना सुना हो, तो ज़रूरी है इसको हम पढ़ लेते हैं। आओ देखो, ये सारे नक्षत्र मंडल है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों के नक्षत्र पट के। जैसे कुछ नहीं समझ में आए आप मेरे को पूछ लो। आओ, ये एक 28 नक्षत्र पट का भरत क्षेत्र का, अरे ऐरावत क्षेत्र का मंडल है। मान लो कि यहाँ बीच में मेरू है, तो ये उत्तर दिशा में स्थित ऐरावत क्षेत्र के ऊपर का ये यहाँ अभिजीत से शुरू होके लास्ट उत्तराषाढ़ा, और यहाँ बराबर अभिजीत के सामने अभिजीत आना चाहिए, तो यहाँ अभिजीत से शुरू होके यहाँ उत्तराषाढ़ा। समझ में आ गया आपको? ये जॉइंट है, मैंने जॉइंट इसलिए नहीं रखा है, आपको पता चले ये भरत का या ऐरावत का है, बस। तो ये है भरत क्षेत्र का अभिजीत, तो बराबर वो उसके सामने यहाँ ऐरावत क्षेत्र का अभिजीत आएगा। उसके बाद ये अभिजीत, श्रवण, ये घनिष्ठा का पिंजरा है। ये आकार वाकार सब 2-3 दिन में हो गया है, आप चेक कर लेना बस। ये पिंजरा है। हाँ, एग्जैक्ट सामने सामने आएगा ना, जब भी भरत का सूर्य अभिजीत में होगा तो ऐरावत का भी अभिजीत में ही होगा। अरे બધું જ ફરે છે, પણ છતાં જે નક્ષત્ર બે અભિજીત આખું જ ગોળ ફરે, તો અભિજીતના બરાબર સામે બીજું અભિજીત રહેવાનું, તો ફરવામાં પણ રહેવાનું। તો પછી સૂર્ય અહીંયા અભિજીત હશે તો અહીંયા બી અભિજીતમાં સામે જ રહેવાનું ને। नक्षत्र मंडल केला टाइम समय में आनु कार्यचक्र पूरा करे। हाँ, नक्षत्र देखो, नक्षत्र का जो घूमने का समय है वो सूर्य चंद्र से ज्यादा है। रोज का 150 मुहूर्त नक्षत्र आगे निकल जाता है सूर्य से, और रोज के 150 नक्षत्र सूर्य नक्षत्र से पीछे रह गया, लेकिन चंद्र और ज्यादा पीछे रह गया। चंद्र उससे भी ज्यादा पीछे, मतलब नक्षत्र सबसे फास्ट 1835 भाग, 1835 भाग प्रति मुहूर्त उसकी गति है। सूर्य की गति प्रति मुहूर्त 1830 है, मतलब एक मुहूर्त के 5 भाग पीछे रह गया तो दिन के 30 मुहूर्त तो 150 भाग पीछे रह गया। हाँ, और चंद्र की प्रति मुहूर्त गति 1768, मतलब एक मुहूर्त का वो 1768 भाग जितना पीछे रह गया। तो पूरे दिन के भी वो उसका 3 गुना आप ले लो,
समझ में आ रहा है? देखो 1768 और 1830 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसको आपको 30 से गुनोगे तो 1768 ही आएगा। तो 1768 मुहूर्त चंद्र सूर्य से पीछे रह जाता है, बराबर। लेकिन घूमते तीनों है, पूर्व से पश्चिम घूमते तीनों है। ऐसे सब नक्षत्र मंडल का भी एक फोटो पहले आया था, याद आया कि मैं बताऊं? मैं देख रही हूँ, रुको, फिर भी रुको, मैं अभी बात आई है ना तो एक बार आपको नहीं, वो एक बंच है पूरा ज्योतिष चक्र का, ये बंच पूरा घूमता है और अपने अंदर अंदर नक्षत्र सूर्य चंद्र उसके मंडल भी अपने हिसाब से भी घूमते हैं। आओ देखो, देखो यहाँ आपको मिलेगा, देखो ये जो पिक्चर था ना उसमें यहाँ नीचे है, ये है सूर्य के मंडल का बंच, जो एक से अंदर 184 मंडल है 1 बाय 1। और देखो आपको यहाँ दिखेंगे, देखो दिखाई दिया? ये सबसे नीचे सूर्य मंडल। अभी यहाँ तो ऐसे तो 1 2 3 4 5 ही दिखाएंगे क्योंकि 184 तो दिखा नहीं पाएंगे। हाँ, और अब आओ उसके ऊपर अंदर अभ्यंतर मंडल कहो तो 1 मिनट पेलो फोटो મૂકજો ને ખરી। हाँ, अभ्यंतर मंडल मतलब अंदर वाला मेरू की तरफी। हाँ, 1 मिनट પેલો नीचे एकदम 184 वाला। हाँ, આ સૂર્યના આની અંદર શું છે? ये अभ्यंतर मंडल, ये अंदर का अभ्यंतर मंडल और ये बाह्य मंडल। ના પણ અંદર ને બહારની વચમાં જગ્યા કેમ છે? ના, એ તો બતાવે છે કે 184 છે એમ। 184 બતાવવા માટે એવી રીતે બે। હા, વચ્ચે જગ્યા છોડી દીધી છે। હા, સમજવા માટે ખાલી, બરાબર ને? हाँ, आओ હવે जो बीज ये दूसरा जो बंच है ये चंद्रमंडल है, ये वाला सूर्यमंडल के ऊपर चंद्रमंडल। अब ये चंद्रमंडल देखो यहाँ आपको ये 15 के 15 बताया है क्योंकि 15 है। जो अभी मैंने जो वो पिक्चर लिया था ना वो भी 15 का ही है, पर पहले ये देख लो आप। देखो अंदर में ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा करके 15 मंडल है। देखो दिख रहा है कि बड़ा करूँ? वो तो दिख गया, पर सूर्य चंद्र के बीच में कौन सा मंडल है? नक्षत्र मंडल। ना, नक्षत्र मंडल भी नहीं, पहले आप ये देखो, उसकी मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ है, 15 है, मुझे समझ में। हाँ, ये 15 है। आओ अब आओ, नक्षत्र मंडल कहाँ है? वो सबसे इसके भी ऊपर, ये 2 के ऊपर देखो, ये चंद्रमंडल हो गया। उसके बाद ये जो है यहाँ लिखा हुआ है ये नक्षत्र मंडल, बराबर चंद्र के ऊपर का नक्षत्र मंडल। यहाँ शब्द भी लिखा हुआ है जेरोक्स में, लेकिन थोड़ा कम पढ़ाई दे रहा है, बराबर चंद्र के ऊपर का नक्षत्र। आओ इधर आओ, नक्षत्र मंडल ये है, ये रे, ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और कौन से नक्षत्र के दूर कितना है वो भी यहाँ बताया हुआ है। आओ आपको अभी मैं ये फोटो बता रही हूँ, देखो नीचे का क्या है अभी समझ में आ जाएगा। पहला नक्षत्र मंडल, ये पहला नक्षत्र मंडल और ये पहला चंद्र का मंडल। देखो एक ही लाइन में आएगा, चंद्र का मंडल अंदर है लेकिन दूसरे चंद्र के मंडल के साथ पहला नक्षत्र मंडल मिल रहा है। समझ में आया? देखो यहाँ पहला नक्षत्र मंडल है और ये यहाँ दूसरे चंद्र मंडल की लाइन में है। मिला आपको? ये लाइनिंग नीचे उतर रही है वो मिली, डैश लाइन। देखो यहाँ 2 नंबर का चंद्रमंडल है, बहुत ही बारीक लेकिन बहुत अच्छा काम किया है जिसने भी किया है महात्मा ने। और ये 2 नंबर वाला चंद्रमंडल, लेकिन सूर्य का कौन से नंबर का मंडल है? सूर्य का पहला ही मंडल है, देखो इधर। समझ में आया? सूर्य का पहला मंडल, नक्षत्र का पहला मंडल एक ही लाइन में है, लेकिन वहां चंद्र का दूसरा मंडल आ रहा है। ये बात समझ में आई? हाँ, वापिस समझाएंगे। हाँ आओ, देखो 184 तो यहाँ से लाइन से बाहर तक आएंगे, इसके 184, इसके 15 और ऊपर के तो खाली 8 ही है नक्षत्र के तो। लेकिन पहला और अंतिम तो बराबर लाइन में है सबका।
तो 8 का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, 15 का डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, 184 का तो और कम होगा, बराबर। लेकिन मिलना तो 8 नक्षत्र मंडल को नीचे में चंद्र का कौन सा मंडल मिल रहा है और सूर्य का कौन सा मंडल मिल रहा है वो बताया। बात समझ में आ गई। तो अब जो पहला नक्षत्र मंडल है, ये पहला वाला अंदर का, वो चंद्र के दूसरे मंडल से मिल रहा है, वही लाइन नीचे उतर रही है देखो, और सूर्य के पहले मंडल से मिल रही है, बराबर बराबर ना। हाँ, अब आओ, अब ये दूसरा नक्षत्र मंडल है, दूसरा जम्बूद्वीप में खाली 2 ही नक्षत्र मंडल है, तो ये दूसरा जो मंडल है वो यहाँ चंद्र के तीसरे और चौथे के बीच में से निकल रहा है, बराबर। हाँ। और सूर्य का कौन सा मिल रहा है देखो, यहाँ पे दूसरा नंबर दिख रहा है। अब सूर्य का कौन सा है वो यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन आगम पाठ में लिखा है, वो मिल जाएगा, बराबर। हाँ, अब देखो तीसरा नक्षत्र मंडल, आओ, तीसरा नक्षत्र मंडल जो लवण समुद्र में है, मतलब जम्बू में खाली 2 है, जम्बू में 1 से 5 चंद्र मंडल है। आओ, ये 5 मंडल तक जम्बू में है। अब आप देखो कि चौथे और 5वें मंडल पे तो कोई नक्षत्र है ही नहीं, नक्षत्र मंडल का मेल नहीं हो रहा है। समझ में आई बात। मतलब क्या हुआ कि चौथा, पहला और दूसरा ही 2 ही नक्षत्र मंडल से, चंद्र के तो 2 ही मिलेंगे और सूर्य के भी 2 ही मिलेंगे, बराबर। बाकी का भाग खाली जाएगा ना, नक्षत्र का एरिया के एग्जैक्ट नीचे सूर्य चंद्र आएंगे, लेकिन वो बराबर नक्षत्र की लाइन में नहीं आएंगे। तो कोई नक्षत्र ऐसा भी होगा जो नक्षत्र को चंद्र सीधा लाइन से सीधा वेध नहीं कर रहा है, क्रॉस से भोग कर रहा है, आएगा कि नहीं। मतलब किसी के दक्षिण में है, किसी के उत्तर में है। कोई नक्षत्र के चंद्र दक्षिण में भी हो सकता है, उत्तर में भी हो सकता है कि नहीं। हाँ, बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, मेरे को तो आ गया। बस, मंडल के उत्तर में भी चंद्र हो सकता है, मंडल नक्षत्र के दक्षिण में भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर नक्षत्र के सामने ही चंद्र आए, बराबर। तो उस हिसाब से अभी हम उसका नक्षत्र का चौथा, अरे 2 तो हो गया, तीसरा देखेंगे। आओ, पर अभी वो बाकी रह गया, वो बीच में जो कौन सा। हाँ, वो भी मैं बता रही हूँ। आओ, तीसरा है, वो मंडल नहीं है कोई, तीसरा आओ, पहले दूसरा तीसरा मंडल आओ, नक्षत्र मंडल में चंद्र का छठा है। अब ये सारा लवण में चला गया, इसने अपना जम्बूद्वीप का एरिया पूरा छोड़ दिया है, और ये छठा नक्षत्र मंडल की सीध में यहाँ चित्रा नक्षत्र, ये चतुर्थ नक्षत्र मंडल है जो खाली यहाँ डिज़ाइन में बताया है। और ये चित्रा नक्षत्र के चित्रा का तारा है, और है तो ऊपर ही, वो ध्यान देना, वो है तो ऊपर ही, लेकिन जब ये नक्षत्र सूर्य और चंद्र के बराबर ये लाइन में सीध में आए ना, तो उसको छत्रातिछत्र योग कहा गया है, इसलिए उसको अलग से बताया है। खाली बताने के लिए है ये, बाकी है नहीं बीच में कोई। अच्छा, ठीक है, समझने के लिए, बस आपको समझने के लिए चित्रा का तारा एग्जैक्टली कहाँ है, ऊपर तो चित्रा का तारा लिखा नहीं है ना। हाँ, इसके लिए, बराबर। तो अब देखो ये 4 नक्षत्र मंडल जो लिखा है, हाँ, वो कौन सा है। चौथा, ऊपर से चौथा, आपको ऊपर में जो नक्षत्र बताया ना उसमें चौथा। अभी तो हम तीसरे की बात कर रहे हैं। अभी जम्बू में तो हमारे 2 ही है ना। जम्बू में 2 ही है, बस तीसरा चौथा, बाकी के 6 लवण में तो है ना। हेलो, बाकी के लवण में तो है ना। आज सूर्य चंद्र के मंडल की बात है, आज के लेक्चर में उसी को हम ध्यान में देंगे, जैसे कि जम्बू के मांडले, लवण के मांडले, जम्बू के सूर्य, लवण के सूर्य, और किस प्रकार से ये मंडल गति हो रही है, उसको हम आज जरूर जानेंगे। જો હવે ચંદ્રમંડળ જે 15 જોયા ને, અહીંયા જોઈ લો, આ વસ્તુ પાછી આવી છે, ફોટો આવે છે, હું સમજાવી દઉં। આવો, જો આ ચંદ્રમંડળના 15, તો દરેકની વચમાં 35 યોજન ઉપર આટલું
ફિક્સ અંતર છે. ચંદ્રમંડળ એક સરખા જગ્યાએ છે, દરેકની વચ્ચે આટલું. પણ નક્ષત્ર મંડળોમાં આવો ભેદ નથી, એક સરખા નથી. સૂર્યમંડળ અને ચંદ્રમંડળ એક સરખા છે, બંનેની વચ્ચેનું અંતર, પણ નક્ષત્ર મંડળ અને આ મંડળોમાં નથી. સમજાયું? હા. હવે તમે અહીંયા જોશો તો તમને એક વસ્તુ ખ્યાલ આવશે કે જો આ આટલું ઉર્ધ્વ હતું, આ પહેલા આરાનો ટાઈમ છે. 61 ભાગ જમીનથી ઊંચો હતો, એટલે આપણે એમ સમજીએ કે ત્યારે સૂર્યચંદ્રના માંડલા સૌથી ઉપર હતા. અને હવે જ્યોતિષ ચક્રનું ઉર્ધ્વ અધોગમન જુઓ, આટલું નીચું ઉતરી ગયું. ખ્યાલ આવે છે આ ફોટામાં બી? આ જ્યારે 24 થશે ત્યારે એ આટલું નીચું આવી ગયું હશે. માંડલા તો એમ જ રહેવાના, 15 રહેવાના, સર્વ અભ્યંતર અંદર અને સર્વ બાય બાર. પણ આ આટલું જ્યારે નીચે ઉતરે છે ને, તો ત્યારે હંમેશા ઉત્તર દક્ષિણ, જો ઉત્તર દક્ષિણ જ ઉતરે અને આમ ના ઉતરે તો બને નહીં ને. એ બને નહીં ને, પોસિબલ છે? બધું સાથેથી નાનું થાય. તો આ જે 24 ભાગ અહીંયાથી નાનું થાય ને, એમ 24 ભાગ અહીંથી પણ નાનો થાય. અને એટલે અત્યારના આપણને બધું અંદર ભરત ક્ષેત્ર નાનું નાનું થતું દેખાય છે. સમજાયું? તો આ 24 આ રીતે નાનું થશે. અને એમાં આ કિનારાના ભાગમાં આવી રીતના 8 નક્ષત્રો માંડલાની આમ પહોળાઈ છે. એમાં સમજો કે આ જેટલા પણ આ 8ની અંદર આવી જાય, વિશાખા નક્ષત્ર, પછી આ આવો તો અનુરાધા નક્ષત્ર, જ્યેષ્ઠા નક્ષત્ર, તો કયું નક્ષત્ર કયા મંડળ ઉપર છે એ પ્રમાણે જવાનું. પણ આ એરિયાથી સમજો કે આ વૃશ્ચિક અક્ષર ચાલુ થયો ત્યાંથી લઈને આ છેલ્લો આ પોઈન્ટ છે ને ત્યાં સુધીમાં 8 માંડલા આવી ગયા. બરાબર? એટલે નક્ષત્રો પહેલા મંડળથી છેલ્લા મંડળ સુધી વિસ્તૃત છે. સમજાયું? હા, બસ એવી રીતે જવાનું. અને એ આના પણ પહેલા ને છેલ્લા સુધી વિસ્તૃત છે નક્ષત્રો. આનું પહેલું ને આનું 8મું પણ નક્ષત્રનું જ માપ આવી જાય છે, સીધું આખું લાંબુ. હા. અને જે નક્ષત્ર દોડ ક્ષેત્રીય આવે ને જે નક્ષત્ર અર્ધ ક્ષેત્રીય આવે ને એ પણ હજી સમજવાનું છે, એ બી આમાં સમજાશે. હવે આ નક્ષત્ર મોટું આવ્યું, જો ઉત્તર ભાદ્રપદ કેટલું મોટું આવ્યું, એટલે દોડ ક્ષેત્રી થઈ ગયું. શતભિષા એકદમ નાનું છે, તો એ અડધું જ છે, અર્ધ ક્ષેત્રી છે. અભિજીત તો સાવ એનાથી બી નાનું છે, જો કેટલો નાનો તારો છે જુઓ. આ એક જ તારો છે, એટલે અભિજીત તો ખાલી 600 ને કંઈક કેટલા જ છે. જે અર્ધ ક્ષેત્રી છે ને 1005 યોજન એનાથી પણ નાનું છે, એનાથી પણ અડધા જેટલું નાનું. બરાબર? તો આ છે ખાલી 600 ને કંઈક 35, આ કંઈક 1005, આ પણ છે 2010, સત્તારા પાછું, અરે સોરી, આ 2010, આ 2010, સત્તારા 1005, અને પૂર્વ ભાદ્રપદ અડધું આવી જશે. સત્તારા અડધું આવી, પૂર્વ ભાદ્રપદ 1005, ઉત્તર ભાદ્રપદ એ વધારે મોટું 3015. એટલે આ બે મળીને 4000 એરિયા લે છે. હવે સમજાયું એનો એરિયા કેટલું કેમ મોટો છે? આ બે મળીને 4000 એરિયા થયો, તો બોલો આ મોટું થયું કે નહીં? હા. તો આપણે એવી રીતે આ બધા નક્ષત્રોના એરિયા સમજવાના છે. ચાલો આવો હવે આપણે અહીંયા હતા ભરત અને ઐરાવતના નક્ષત્ર ચક્ર ઉપર. તો સામે દરેક નક્ષત્રની સામે બીજું નક્ષત્ર. હવે એના પછી આવે છે સૂર્યને આ ચંદ્રને ઢાંકનાર રાહુ. બરાબર? એ બી પાઠ તો આપણે થઈ ગયો છે, પણ ચંદ્રના માંડલા તમે એક જ લાઈનથી દેખશો ને તો આવી રીતે આવશે. આવો રસ્તો છે, રોડ છે. જેમ રોડ હોય ને, હાઈવે કેવો હોય એના ઉપર ગાડી ચાલે, પાટો કેવો હોય એના પર ટ્રેન ચાલે. બરાબર? એવી રીતે આ એક આખો પાટો છે, એના ઉપર ચંદ્રનું વિમાન ચાલે છે. બરાબર? આવો. અને દરેક મંડળે એની ગતિ જુદી જુદી, ત્યારે જ એ આખું નક્ષત્ર ચક્ર 62 મુહૂર્તમાં ખતમ કરશે. જો એને આખો રાઉન્ડ 62 જ મુહૂર્તમાં કરવાનો છે, તો અહીંયા 62 મુહૂર્તમાં કરશે તો અહીંયા ગતિ એની ફાસ્ટ હશે ને અહીંયા સ્લો હશે, તો જ થશે ને એક સરખા મુહૂર્ત. હા, નહીં તો થાય જ નહીં. એટલે આવી રીતે દરેકના સૂર્યના ચંદ્રના બધાના પહેલા માંડલે એ લોકોની ગતિ વધારે ફાસ્ટ હોય, છેલ્લા માંડલે એ લોકોની ગતિ સ્લો હોય, તો જ એ લોકો દર ફિક્સ ટાઈમે સૂર્યોદયનો થતો હોય. બરાબર? ચાલો હવે એક નવું પીટકનું સમજવાનું છે. એ મુદ્દા પર આપણે આવ્યા છીએ. મનુષ્ય લોકમાં સૂર્ય અને ચંદ્રોની 66 પીટક છે.
આપણે બોલીએ પણ છીએ સ્નાત્રમાં ચંદ્રની પંક્તિ 66 એ 66 એ પીટક છે. પીટકને પંક્તિ રૂપ કહેવાયું છે. તો પીટક કેવી રીતે આવ્યા? તો જંબુદ્વીપનું એક પીટક કહેવાશે 2 સૂર્ય 2 ચંદ્રનું. તો 2 સૂર્ય 2 ચંદ્રનું જ્યારે જંબુદ્વીપનું એક પીટક હોય તો એક જંબુદ્વીપના પીટકમાં સૂર્યચંદ્ર કેવી રીતે સ્થિત છે બોલો? એકની પાછળ એક છે ને. અહીંયા આ અભિજીતમાં એક સૂર્ય, બીજો સૂર્ય અહીંયા સામે. તો એકની પાછળ એક સૂર્ય આવ્યો પંક્તિમાં, તો આને પંક્તિ કહેવાય. શું કહેવાય? એકની પાછળ બીજો, આપણે લાઈન કહીશું ગુજરાતીમાં એમ. તો અહીંયા સૂર્ય અને અહીંયા સૂર્ય છે. તો પૂર્ણિમા એ પુષ્યમાં સૂર્ય અને આ પુષ્યમાં સૂર્ય હશે, ચંદ્ર હશે. ચંદ્ર તો સૂર્યની પાછળ ચંદ્ર અને ચંદ્રની પાછળ સૂર્ય, સૂર્યની પાછળ પાછો ચંદ્ર, ચંદ્રની પાછળ પાછો સૂર્ય. તો એક પંક્તિમાં આવ્યા બધા, એક લાઈનમાં આવ્યા. આપણે એને લાઈન કહેવાય. તો આ લાઈન એટલે એક પીટક, આખી 2 સૂર્ય 2 ચંદ્રની એક લાઈન બરાબર એક પીટક. બરાબર? શાસ્ત્રપાઠ એવું કહે છે. તો હવે માની લો કે લવણમાં 4 છે તો કેટલા પીટક થશે? 2. અચ્છા, ઘાતકીમાં 6 છે તો કેટલા પીટક થશે? 3. બસ એવી રીતે એક પીટક તમારે ગણવાના. સમજાયું? હા, 2નું એક પીટક. આવો. તો અહીંયા લખ્યું છે જો, જંબુદ્વીપમાં 2, લવણ સમુદ્રમાં 4, ઘાતકી ખંડમાં 12 અને એની ગણવાની રીત બતાવી છે કે જંબુમાં 2 ગણા, લવણમાં 4 ગણા, ઘાતકી ખંડમાં 12 ગણા હોય છે, કારણ કે 12 થઈ ગયા એટલે. અને ઘાતકી ખંડની આગળ જેમ તમારે જવું હોય એમ એને 3 ગુણા કરતા જવાનું એમ, અને આગળના ઉમેરતા જાઓ એટલે તમને ટોટલ સૂર્ય મળે. સમજાયું? ઘાતકી ખંડના આગળના ક્ષેત્રમાં આપણે સમજો સમુદ્રમાં ગણવા છે કાલોદધીમાં, તો ઘાતકી ખંડના 3 ગણા કરો એટલે 12 × 36. તો 36માં આગળના ઉમેરો પાછા, એટલે 4 લવણના અને 2 જંબુના, એટલે 6 ઉમેરો. 36માં 6 ઉમેરો એટલે 42 થશે. એટલે કાલોદધી સમુદ્રના 42 થયા. એવી તો ઉમેરતા જાઓ તો તમને આગળના મળે એમ. આવું એક ગણિત કીધું છે. આવો ચલો, એના પછી કાય સ્થિતિ ને ભવ સ્થિતિનો ક્લાસ આગળ થઈ ગયો. બહુ સરસ સમજવાનું છે. હું શોર્ટમાં સમજાવું છું, છતાં બી એકવાર થોડો મુદ્દો તો ચર્ચા કરું છું કે એટલે તમને ખ્યાલ આવે. પણ કાય સ્થિતિ અને ભવ સ્થિતિ આ 2 પ્રકારના જીવોની કાય સ્થિતિ છે. મનુષ્ય અને તિર્યંચની કાય સ્થિતિ કહેવાય અને દેવ અને નારકોની ભવ સ્થિતિ કહેવાય. એનું કારણ છે કે આપણને ઔદારિક કાયા છે, જ્યારે દેવ અને મનુષ્ય નારકોને ઔદારિક કાયા હોતી નથી. બરાબર? એટલે આપણી આવશે કાય સ્થિતિ. કાય સ્થિતિમાં આયુષ્ય ગમે ત્યારે ખતમ થઈ શકે, ઔદારિક કાયા છે. ભવ સ્થિતિમાં ઔદારિક કાયા ન હોવાના કારણે ગમે ત્યારે આયુષ્ય પૂરું થતું નથી. સમજાઈ ગયું? આવો, હવે જે કાય સ્થિતિ છે એ શુક્ર અને શોણિતથી ઉત્પન્ન થાય. શુક્ર એટલે વીર્ય અને શોણિત એટલે રજ, એનાથી ઉત્પન્ન થાય, કારણ કે ગર્ભ જ છે. એટલે મનુષ્ય અને તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય એની સ્થિતિ 2 પ્રકારની કીધી, શુક્ર અને શોણિતથી, કાય સ્થિતિ અને ભવ સ્થિતિ. અને આ 2 પ્રકારના જીવોની કાય સ્થિતિ આવી એમાં, અને 2 પ્રકારની ભવ સ્થિતિ આવી. પણ ભવ સ્થિતિમાં જે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે એને કોઈ શુક્ર અને શોણિતની જરૂર પડતી નથી. એ લોકો પોતાને જે સ્થાનમાં ઉત્પન્ન થવાનું હોય એ સ્થાનમાં સીધા જ શૈયા ઉપર જ ઉત્પન્ન થઈ જાય, અને યુવાન વયના જ ઉત્પન્ન થાય, યુવાન વયના જ મરે, કારણ કે એ લોકોને કાંઈ સ્થિતિ નથી. આ મેટર સમજાઈ ગઈ બધાને? હા, હવે આગળ અલ્પાયુ અને ભવાયુ. હવે અલ્પાયુ પણ આમાં શું થશે? જેને કાય સ્થિતિ છે ને એને ભવાયુ છે, અરે અલ્પાયુ છે. જેને ભવ સ્થિતિ છે એને ભવાયુ છે. સમજાઈ ગયું? આપણને ભવ સ્થિતિ પોતાનું આયુ પૂરું કરશે જ, એટલે એને આખે ભવનું જેટલું મળ્યું એટલું બધું પૂરું કરશે. કાય સ્થિતિવાળો અલ્પાયુ છે, ગમે ત્યારે પણ એનો અંત આવી શકે છે, એટલે એને ભવાયું મળતું નથી. સમજાયું? હવે સમજો, હવે આમાં બીજો મુદ્દો, કાય સ્થિતિવાળા ફરીથી મરીને એ જગ્યાએ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, જેમ કે વનસ્પતિ કાય, જેમ કે એકેન્દ્રિયો. તમને ખ્યાલ હશે પૃથ્વી કાય, અપકાય, તેવું કાયનું જઘન્ય આયુ 21,000 વર્ષનું છે. બરાબર?
હમ. પૃથ્વીકાયનું જગન્ય આયુ 21,000. તો પૃથ્વીકાય જગન્ય આયુ પૃથ્વીકાયનો અર્થ એ થયો કે માટીનો એક કણ. તો એ કંઈ માટીનો એક કણ કંઈ 21,000 વર્ષ સુધી તો જીવવાનો નથી ને. હમ. હમ. એટલે એમાંથી પથ્થરનો એક ટુકડો, પથ્થર એક આખો એક માર્બલની ખાણ, તો એમાંનો પથ્થર શું 21,000 વર્ષ સુધી જીવવાનો છે? ના. ના. તો એ શું થશે? એમાંથી ચવીને પાછો પથ્થરમાં ઉત્પન્ન થશે. હમ. તો જે કાય સ્થિતિ છે ને એ પોતે એની એક ગતિમાં પાછો નીપજી શકે છે, ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. હમ. હમ. પણ દેવ મરીને દેવ નહીં થાય. બરાબર. કેમ? કારણ કે એમાં કાય સ્થિતિ નથી, એમાં ભવ સ્થિતિ છે, અને ભવ સ્થિતિનું આયુ ગમે ત્યારે પૂરું થતું નથી. એટલે દેવ મરીને દેવ નહીં થાય, દેવ મરીને ભવ સ્થિતિમાં બી પાછો નહીં જાય. હમ. હમ. ભવ સ્થિતિવાળો જીવ મરીને ભવ સ્થિતિમાં જઈ શકતો નથી. આ જ મેઇન કારણ છે. દેવ મરીને દેવ નથી થતો, નરક મરીને નરક નથી થતો. એટલી મોટી વાત છે, જો સમજાઈ ગયું હતો. હા. આ બહુ મોટી વાત છે. હમ. એ આ મુદ્દેથી સમજવાનું છે કે દેવ મરીને દેવ કેમ ન થાય, નારકી મરીને દેવ કેમ ન થાય, દેવ મરીને નારકી કેમ ન થાય. કારણ કે એ લોકોનું ભવસ્થિતિ છે, ભવસ્થા આયુ છે. એ લોકો એમનું આયુ પૂરું કરી લીધું. હવે એમને ભવસ્થા આયુ પાછું મળવાનું નથી, એમને કાય સ્થિતિમાં પાછું જવાનું છે. ક્યાં જવાનું છે? કાંઈ સ્થિતિ. કાય સ્થિતિમાં જશે, નારકીને યોગ્ય આયુ બાંધશે, પછી એને ભવસ્થિતિ મળશે. હમ. નરક ગતિનું યોગ્ય આયુ નહીં બાંધે તો એ કંઈ ભવસ્થિતિ નરકની મળી નથી શકવાની એને. હમ. હા, બરાબર. જ્યારે મનુષ્ય અને તિર્યંચમાં એ શક્યતા છે. મનુષ્ય મરીને વારે ઘડીએ મનુષ્ય થઈ શકે છે. તિર્યંચ મરીને વારે ઘડીએ તિર્યંચ બની શકે છે. હમ. વનસ્પતિ કાય પણ અપકાય પૃથ્વી એકેન્દ્રિયો મરીને ફરી પાછા એકેન્દ્રિયમાં જઈ શકે છે. હમ. હા, કારણ કે એ લોકોની કાય સ્થિતિ છે. એટલે કાય સ્થિતિને મરીને ફરીથી એ કાયા મળી શકે છે, કારણ કે એને અલ્પાયુ છે. જો આ બધી વસ્તુ જોઈન્ટ થાય છે. હા, ચલો. તો જે કાય સ્થિતિવાળાનું આયુ છે એ 20 શસ્ત્ર આદિ ઉપક્રમવાળું હોવાથી મનુષ્ય, તિર્યંચ અને વનસ્પતિ એ બધાનું ઉપક્રમવાળું આયુષ્ય કીધું, જ્યારે દેવ અને નરકનું ઉપક્રમ વગરનું આયુષ્ય કીધું. બરાબર? હા. હવે કર્મ પણ બે પ્રકારના, સમજો. આ બી સમજવાનું છે આ લોકો માટે જ. કર્મ બે પ્રકારના: પ્રદેશ કર્મ, અનુભાવ કર્મ. પ્રદેશ કર્મ, અનુભાવ કર્મ. બરાબર? તો પ્રદેશ કર્મ કોનું અને અનુભાવ કર્મ કોનું? આપણે અહીંયા એ જ સમજવાનું છે. પ્રદેશ કર્મ કોનું? તો કે પ્રદેશ ઉપર લાગેલા કર્મો. અને અનુભાવ કર્મ કોનું? તો કે જે ઉદયમાં આવતા હોય એ કર્મ. તો પ્રદેશ કર્મ અને અનુભાવ કર્મમાં ઉદયમાં આવતા કર્મ કોને મળે અને પ્રદેશમાં આવેલા કર્મ કોને મળે? બોલો, કોઈ સમજાવી શકશો? પ્રદેશમાં આવેલા તો બધા પાસે હોય. ઉદયમાં આવતા, જ્યારે ઉદયમાં આવતા જાય ત્યારે ઉદયમાં. એટલે સમજવાનું શું છે? દેવ અને નરકો પાસે પ્રદેશ કર્મ છે, એ લોકોને અનુભાવ નથી આવી રહ્યા. ના. પણ અનુભાવ કોને આવી રહ્યા છે? મનુષ્ય ને તિર્યંચને. એટલે ઉદય ઉદીરના કોના માટે સંભવ છે? મનુષ્ય માટે અને તિર્યંચ માટે. તિર્યંચ માટે. દેવને એ લોકો માટે નહીં. દેવને એને ઉદય ઉદીરના સંભવ જ નથી કે એ લોકો ઉદીરણામાં કોઈ કર્મ આવ્યા અને એ ઉદીરણા કરી શક્યા અને એમણે પોતાના બીજા ભવો ઘટાડી દીધા. એ શક્ય છે? ના, એ શક્યતા નથી. ખાલી ભોગવવા માટે છે એ કર્મો. એટલે પ્રદેશ કર્મ દેવ અને નારકીને જ હોય. બરાબર. અને અનુભાવ કર્મ મનુષ્ય અને તિર્યંચને મળે. પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય અને પંચેન્દ્રિય તિર્યંચને મળે. બરાબર? બરાબર. હા. આવો. તો એ કર્મ બી આ બે પ્રકારે મળે છે, એટલે આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ. સમજાયું છે? બહુ નાની વસ્તુ પણ એટલી મહત્વની છે કે એને ખરેખર સમજવામાં મજા આવે એવું છે. અને આ પાઠ છે કયા આગમનો એ પણ બોલી દઉં સાથે, એટલે ખ્યાલ આવે. સ્થાન, ઠાણાંક સૂત્રનો ઉદ્દેશો 3. હા, ચાલો. હવે છે જંબુદ્વીપમાં મેરુ પર્વતની ઉત્તર અને દક્ષિણમાં અત્યંત તુલ્ય, વિવિધતા રહિત, લંબાઈ, ચોડાઈ, આકાર, પરિધિમાં એકબીજાને અતિક્રમ ના કરવાવાળા ક્ષેત્રો છે એ છે ભરત અને ઐરાવત. એ પ્રમાણે હેમવત, ઈરણ્યવત, હરિવર્ષ, રમ્ય ક્ષેત્ર. બરાબર? એટલે જંબુમાં જે ઉત્તરમાં જે ક્ષેત્ર છે ને એ જ પ્રકારની વિવિધતા, એ જ પ્રકારની લંબાઈ ચોડાઈ, એ જ પ્રકારનો આકાર અને પરિધિ, અને એ જ પ્રકારની ગોળાઈ. એટલે ભરત અને ઐરાવતની બંનેની ગોળાઈ, દેવકુરુ, ઉત્તરકુરુની બંનેની લંબાઈ ચોડાઈ બધું એક સમાન જાણવું.
બરાબર. ચાલો, જંબુદ્વીપમાં તો આ લખેલું આવ્યું, પણ ઘાતકી ખંડ અને પુષ્કર, અર્ધ પુષ્કરમાં જંબુદ્વીપની જેમ સમજવું એવું પણ આવ્યું છે, રાઈટ? અને એની પણ ઉત્તર પૂર્વથી પશ્ચિમ આયામ વિષ્કમ એટલે લંબાઈ અને પહોળાઈ 8 લાખ જ કીધી છે, રાઈટ? તો 8 લાખ લંબાઈ અને પહોળાઈ આયામ વિષ્કમ બંને જો 8 જ હોય તો એ ગોળ થયું. તો એ જો ગોળ થયું તો એના પણ ભરત અને ઐરાવતની એક સમાન સમજવા જોઈએ કે નહીં સમજવા જોઈએ? તો હવે એને આપણે એ નાના નાના બે ગોળા મૂકશું, એ બરાબર થશે? થશે. બસ એટલે આ એક એક ગાથા સાથે આપણે એને ટેલી કરતા જઈએ છીએ. ચાલ, હવે અહીંયા દેવોના નામ કીધા છે, ખાસ એ સમજવાનું છે, કારણ કે આ બધા દેવોના નામ આપણને મળતા નથી. આપણે ગરુડદેવ અને વેણુદેવને આપણે આપણા નથી માનતા, આપણે હિન્દુ ધર્મના માનીએ છીએ, રાઈટ? ગરુડદેવને આપણે માનીએ ખરા? મને નથી યાદ કે આપણને ખબર હોય કે આપણા શાસ્ત્રમાં ગરુડદેવ છે. તો અહીંયા તમને સમજાશે ગરુડદેવ ક્યાંના છે. ગરુડદેવ આપણા જ દેવો છે. અને પણ એક આ જે શાલ્મલી વૃક્ષ, જેમ કે જંબુ વૃક્ષમાં અનાદ્રત દેવ છે, બરાબર? જંબુ વૃક્ષ, જંબુદ્વીપમાં જે જંબુ વૃક્ષ છે ને, એ વૃક્ષના અધિષ્ઠાયક દેવ છે અનાદ્રત દેવ. એવી રીતે ઘાતકી ખંડમાં જે જંબુ વૃક્ષ, ત્યાં જે જંબુ વૃક્ષ કહેવાય ને, ઘાતકી ખંડ વૃક્ષ, ઘાતકી ખંડમાં પણ જેમ જંબુદ્વીપ એ દરેક દ્વીપમાં એક વૃક્ષ આવશે, તો ઘાતકી ખંડના પણ બે આવશે. એક છે શાલ્મલી વૃક્ષ, આમાં બે નામ આવે છે. એકનું નામ છે શાલ્મલી વૃક્ષ, એક જ ના પુષ્કરાવર્તનું હમણાં નહીં આવે, કારણ કે એમાં પણ બે દ્વીપ છે ને, એટલે બંનેમાં તો શાલ્મલી ન જ આવે ને. ના, એક મિનિટ. અહીં આ જે બે દેવના નામ છે ને, એ જંબુદ્વીપ અને શાલ્મલી વૃક્ષના નામ જ નથી. આ જે બે દેવના નામ છે ને, જંબુ સુદર્શના અને કૂટ શાલ્મલી. એટલે શાલ્મલી જ્યાં આગળ જેમ જંબુ સુદર્શના છે ને, એ વૃક્ષ છે, જંબુ વૃક્ષ છે, જેને જંબુ સુદર્શના કહેવાય. એવી રીતે શાલ્મલીમાં જે કૂટ શાલ્મલી છે ને, એનું નામ આમાં કૂટ શાલ્મલી છે. પણ એ આપણે જ્યારે તમે ઘાતકી ખંડ અને પુષ્કરવર ભણશો ને, ત્યારે આપણે એમાં જોશું કે આ શાલ્મલી કૂટ અથવા શાલ્મલી વૃક્ષ એક્ઝેક્ટલી કઈ જગ્યા છે. એને આપણે હમણાં કોઈ ચર્ચામાં લેવું નથી. જ્યારે આવશે ને ઘાતકી ખંડ અને અર્ધ પુષ્કર, ત્યારે આપણે એને લઈશું. પણ એના દેવના નામ અત્યારે આવ્યા છે, એટલે આપણે અત્યારે એ કહી દઈએ કે કૂટ શાલ્મલી અને જંબુ સુદર્શના, આ બંનેમાં મહારુદ્ધિવાન, મહાસુખવાન અને પલ્યોપમની સ્થિતિવાળા બે દેવ છે. એ દેવનું નામ છે વેણુદેવ અને ગરુડદેવ. આ બે એના નામ છે, જંબુ સુદર્શના અને કૂટ શાલ્મલીના. અને જંબુ વૃક્ષના જે નામ છે એનું નામ છે અનાઢય દેવ. આમાં અનાઢય છે પણ અનાદ્રત નામ છે, બરાબર? અનાદ્રત એટલે જે જંબુ દ્વીપના અધિપતિ દેવ છે. એટલે જંબુના અધિપતિ દેવ છે એ અનાદ્રત દેવ, પણ જે જંબુ સુદર્શનાના દેવ છે એમનું નામ છે ગરુડદેવ, અને શાલ્મલી કૂટના જે દેવ છે એનું નામ છે વેણુદેવ, બરાબર? પણ મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણે આ વેણુદેવ કે ગરુડદેવને આપણને એવું માઇન્ડમાં એવું ખરું કે આ બધા આપણા દેવોના નામ નથી, પરંતુ એવું નથી. એ જંબુ દ્વીપના અંદર જ રહેલા કૂટ શાલ્મલી અને જંબુ સુદર્શનાના અધિષ્ઠાયક દેવ છે. હા. જંબુદ્વીપમાં મેરુ પર્વતની ઉત્તર અને દક્ષિણ બે વર્ષધર પર્વત, એ પણ સર્વથા સમાન. અને જંબુદ્વીપમાં શબ્દાપાતી અને વિકટાપાતીમાં પણ રુદ્ધિવાન પલ્યોપમની સ્થિતિવાળા બે દેવ છે. એમના નામ છે સ્વાતિદેવ અને પ્રભાસદેવ. જો આપણને ખ્યાલ નથી એટલે ખાસ સમજવાનું છે. એક જ મિનિટ, હા જરા. તો आओ, चलो अब आगे जाएंगे. अब आगे जो हरिवर्ष क्षेत्र में और माल्यवंत पर्याय में, वो सब में भी किस प्रकार से ये बना हुआ है उसका वर्णन किया हुआ है. छठे आर्य में कैसी भूमि होगी उसका भी यहाँ बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है.
आओ 6 दिशा की बात की है, ज्योतिष चक्र जो नीचे उतर रहा है उसकी भी यहाँ बात आई है, उसको हम थोड़ा सा फिर से ध्यान दे रहे हैं कि जम्बू द्वीप में क्या दोनों सूर्य स्पर्शे हुए क्षेत्र को ही प्रकाशित करते हैं, मतलब कि सूर्य का प्रकाश जितने क्षेत्र को स्पर्शित होगा, जैसे कि अभी ये जगह पे वो स्पर्शित है इतने क्षेत्र में, तो यहाँ पे ही धूप आ रही है, मतलब जहाँ सूर्य है वहाँ पे ही धूप है, बराबर। जहाँ सूर्य स्पर्शित नहीं है जो क्षेत्र को, वहाँ पे धूप नहीं है, बराबर ना। हाँ, तो ये पाठ यहाँ बताया है कि जहाँ पे सूर्य जो क्षेत्र को स्पर्शित है उसी को ही प्रकाशित करता है, जहाँ पे वो स्पर्शित नहीं है वहाँ पे वो प्रकाश नहीं देता है। तो अभी जो एरिया में सूर्य नहीं होगा वो एरिया में धूप नहीं होगी, और वो 6 दिशा को तपाता है, प्रकाशित करता है। अब आओ यहाँ पे आपको 6 दिशा बताऊंगी। देखो देखो, ये पूरा ज्योतिष चक्र का एरिया है, वहाँ ऊर्ध्व अधो 2 ये हो गई, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 6 दिशा हो गई। हाँ हो गई। तो ऊर्ध्व में भी उसका प्रकाश जा रहा है, अधो में भी जा रहा है, तो कितना कितना जा रहा है वो भी बताया है। ऊर्ध्व में 100 योजन, अधो में 1800 योजन, और तिर्यक में कुछ 47,000 के ऊपर कुछ योजन तक लवण में उसका प्रकाश जाएगा। आओ यहाँ दिख रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ये पिक्चर। ऊर्ध्व अधो तो आपको बता दिया, देखो लवण की तरफ, जम्बू की तरफ, और पीछे लवण की तरफ। तो इसकी चौड़ाई भी देखो आप 10 गुना, जो अभी मैं बात कर रही थी ना वो बात वापस आ रही है, बराबर। मेरू की तरफ 9,486 योजन ही ये प्रकाश है, बराबर। और बाहर के एरिया में ये कितना, 94,000 का जितना प्रकाश। देखो यहाँ लिखा है बाहर के एरिया में 94,526 ये प्रकाश। तो अंदर 9,400 और बाहर 94,000, तो 10 गुना हो गया। अब ये परिधि 10,000 और ये 1,00,000, ये भी 10 गुना हो गई। तो आप अब समझ सकते हो कि ये जब ये एरिया ही 10 गुना कम है तो प्रकाश भी 10 गुना कम हो गया ना, तो दिन भी 10 गुना कम हो जाएगा। मैं जो कह रही थी समझ में आया। हमारा जो 24 घंटे का समय, इससे तो ये 10 गुना कम हुआ कि नहीं उसकी अपेक्षा। बराबर। हमारा 24 घंटा 1444 मिनट का है, तो ये खाली 144 का होगा। तो यहाँ 1 कोड़ा कोड़ी, यहाँ का 10 कोड़ा कोड़ी होगा। अगर यहाँ के 1444 मिनट, यहाँ के 144 मिनट हो सकते हैं, तो यहाँ का 1 कोड़ा कोड़ी, यहाँ का 10 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा कि नहीं। बराबर। समझ में आ गया ना। अब जैसे थोड़े बीच में आओ, हरिवंश क्षेत्र के आओ, ये उत्तर कुरु देव कुरु के आओ, तो ये 4 गुना ही है ना, ये 10 गुना है, ये 4 गुना है। देखो यहाँ से 4 गुना है, ये ज्यादा है। तो यहाँ का 1 कोड़ा कोड़ी, यहाँ का 4 कोड़ा कोड़ी हुआ कि नहीं। अच्छा, और थोड़ा आगे आओ, तो यहाँ का 1 कोड़ा कोड़ी, यहाँ के 3 कोड़ा कोड़ी हुआ कि नहीं। और यहाँ का 1 कोड़ा कोड़ी, एकदम थोड़ा नजदीक आ जाओ तो 2 कोड़ा कोड़ी हुआ कि नहीं। तो ये यहाँ 1 कोड़ा कोड़ी, यहाँ 2 कोड़ा कोड़ी, यहाँ 3 कोड़ा कोड़ी, यहाँ 4, यहाँ 5 कोड़ा कोड़ी करते करते 10 कोड़ा कोड़ी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। बस, तो यही है एक काल चक्र। प्रकाश भी 10 गुना, परिधि भी 10 गुनी, समय भी 10 गुना, और वर्ष भी 10 गुना। एक दिन 10 गुना हुआ तो एक महीना भी 10 गुना होगा ना, और एक वर्ष भी 10 गुना हो जाएगा। तो हमारा 1 कोड़ा कोड़ी बराबर 10 कोड़ा कोड़ी हुआ ना। हाँ, यही समय का गणित है, हमको समझना है। यही गणित है हमारा, जो 1 कोड़ा कोड़ी में जितना समय 6 के 6 आरे निकल जाएंगे, यही 1 कोड़ा कोड़ी में महाविद्य के भी 6 के 6 आरे निकल जाएंगे। और उसी समय में बाकी ये सारे एरिया में ये 10 कोड़ा कोड़ी जितने समय निकल जाएगा। बराबर। कोई अलग से यहाँ, हमारे यहाँ अलग से 10 कोड़ा कोड़ी नहीं होने वाला टाइम।
बराबर। हाँ आओ चल, तो ये बात है, ये दोनों उस, अब वो था दक्षिणायन, अब ये है उत्तरायण। अब ये दो भी समझ लो। आओ मैं समझाती हूँ, आओ। तो अभी वो गणित छोड़ो, अब दूसरे गणित पे आओ। देखो, जब सूर्य, अब सूर्य कहाँ, ये अंदर के मांडले में है, ये बाहर का मांडला है, लास्ट लवण, ये जम्बू का मांडला है, बराबर। तो जब सूर्य अंदर के मांडले में होता है तो मांडला छोटा हुआ ना बाहर से, तो जब छोटा हो तो दिन सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल्दी जाएगा नहीं, तो दिन बड़ा और रात छोटी होती है, बराबर। देखो, ये 3 भाग में प्रकाश है, 2 भाग में अंधेरा है, तो दिन बड़ा और रात छोटी हो गई। हाँ, तो ये कब हुआ, दक्षिणायन में जब सूर्य है तब। तो ये कब होगा, आषाढ़ पूनम के दिन। कब होगा, आषाढ़ी पूनम। सूर्य से चंद्रमा बराबर आधे में है, फिर आधे में सूर्य, फिर आधे में चंद्र। तो भरत में भी पूनम, ऐरावत में भी पूनम। बोलो, हुई कि नहीं हुई? हाँ। अब आओ उससे उल्टा, ये आषाढ़ महीने की बात। अब ये आएगी पोष महीने में, उत्तरायण, हमारा आज का जनवरी। तो जब उत्तरायण होता है तब क्या होता है, देखो 3 भाग में अंधेरा हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्य बाहर चला गया। सूर्य बाहर चला गया, बड़ा दिन हो गया और बड़ा एरिया हो गया, तो अब सूर्य जल्दी अस्त हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी। क्योंकि प्रकाश उसमें तो प्रकाश जल्दी चला जाता था, प्रकाश ज़्यादा समय तक दिखता था। अब यहाँ प्रकाश कम समय तक दिखेगा, बराबर। हाँ, तो अब ये स्थिति कब होगी, पोष की पूनम में, बराबर। हाँ, तो ये हुआ उत्तरायण। उसमें 3 भाग में अंधेरा, 2 भाग में उजाला है, दिन छोटा है, रात बड़ी है। और ये तो यहाँ, अब जब मध्य में हो, ये दोनों के मध्य में सूर्य बराबर, ये काली लाइन पे, तो क्या होगा, दिन रात समान हो जाएगा। पीछे में रात बड़ी, आगे में दिन बड़ा, तो यहाँ तो दोनों समान हो जाएंगे ना, बराबर। हाँ, तो ये है अंदर में 9000, देखो इसमें अरे 6325 प्रकाश, बाहर में होगा 65,000, 63,000। देखो यहाँ 63,000 लिखा है। तो मध्य में कितना होगा जब सूर्य होगा, तो ये अंदर 6,000 है, बाहर 63,000, तो मध्य में कितना होगा, कहा 33,000 होगा ना। यहाँ 33,000 हो जाएगा, बस। और आप यहाँ आओ, बड़े में आओ, अंदर है 9,400, अंधेरा ज़्यादा है। यहाँ है 95,000, तो मध्य में कितना हो जाएगा पता है, 73,000। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये दोनों के बीच में ही आएगा ना, आएगा तो बीच में ही ना। हाँ। 9500 से ज़्यादा और 95,000 से कम, बराबर। हाँ, बराबर। आओ, समझ में आ गया ना, चलो बहुत अच्छा है। अब यही फोटो है और यही नाप लिखा हुआ है, जो मैं बोली ना 94,000, 63,000, वही नाप लिखा हुआ है, बराबर। हाँ, बराबर। आओ, फिर ये कौन से नक्षत्र में पूनम हो रही है, वो लेक्चर हो चुका है, वो आप देख लेना, इजी है पढ़ने में। हाँ, और नक्षत्रों का आकार, ठीक है, ये दोनों बहुत इजी है, कोष्टक ही पढ़ना है, आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, चलेगा। हाँ हाँ, आओ अभी ये चीज़ को हम पढ़ेंगे। आओ, देखो, सूर्य चंद्र के 4 क्षेत्र बताया गया है। फिर से वही बात जो आपने अभी पहले देखा, ये है निषद पर्वत, और ये अंदर
अंदर है जम्बू द्वीप के और बाहर लवण के। टोटल ये सूर्य के मांडले बताए। जो लाल है ना वो जम्बू द्वीप के। मैंने आपको बोला था कि टोटल 63 मंडल देखो निषद पर्वत पे, 63वां मंडल, 63 मंडल अंदर है। 64 65 देखो कहाँ पे है, ये हरिवंश के ऊपर, और बाकी के 65 के बाद के बाकी के मांडले आपको लवण के ऊपर मिलेंगे, बराबर। 65 मंडल अंदर है और उसके बाद वाले बाकी बाहर मिलेंगे। वही 121 बोला था वही। हाँ, पर अभी 65 और आपको उसको मैं अभी बता देती हूँ आपको। चलो 184 करना है, बराबर। आपको 184 मांडले चाहिए। 65 अंदर चले गए तो एक घटाना पड़ेगा, तो 64 और 84 तक तो 20, तो 120 में एक घटाओ, 119 मंडल आएंगे लवण समुद्र में, अच्छा, बराबर। अभी फाइनल इसमें है तो मैं बोल रही हूँ। 65 तो जम्बू द्वीप में ही है, हरिवंश तक तो आ गए सब, हाँ, तो 119 मंडल बाहर। ये सब है ना, याद नहीं रहता है, मेरे को थोड़ी तकलीफ है, अभी नया नया नहीं याद रहता है। पहले की बात याद जो रह गई है वो रह गई है, उसको लिए तो मुझे किताब भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो नई नई, ये सारा वही पिक्चर है। हाँ, हाँ, आओ। चलो अब इसमें जो एक चीज़ है वो हम समझेंगे, आओ। श्रावण वद एकम, भरत का सूर्य, गुजराती आषाढ़ वद एकम। वो नए वर्ष के पहले दिन में सूर्य पूर्वी केंद्र से अग्निकोण से दक्षिण दिशावर्ती दूसरे अर्धमंडल पे आएगा। देखो यहाँ से, अब ये दोनों सूर्य को समझना है। ये सूर्य देखो यहाँ से वो यहाँ तक, आधे तक पहले मंडल में, फिर दूसरे मंडल में आ गया, बराबर। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरे, यहाँ आधे में वापस वो तीसरे मंडल में आ गया, देखो। और यहाँ से ये चौथे मंडल में आ गया। हाँ, तो ये हो क्या रहा है पता है, सूर्य के 184 मंडल, लेकिन सूर्य एक एक छोड़ के दूसरे में घूम रहा है। मतलब कि ये पहला मंडल भरत का है सूर्य का, तो ये दूसरा मंडल ऐरावत के सूर्य का है। ये बात समझ में आई। हाँ, ये मंडल पे भरत का सूर्य घूमेगा, ये मंडल पे ऐरावत का, ये मंडल पे भरत का घूमेगा। देखो लाइन भी अलग की हुई है, ये डॉट डॉट है, ये डैश किया हुआ है, हाँ, ये वापस डॉट है, ये वापस डैश है। मतलब एक सूर्य जो डॉट वाला सूर्य है वो जब यहाँ वापस आएगा ना तो ये डॉट वाले पे ही होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे मंडल पे होगा। और जब और फिर से घूम के आएगा ना तो वो 5वें मंडल पे चला जाएगा। बराबर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो सूर्य है, डॉट वाला जो भरत का सूर्य है, वो 90 दिन के अंदर तो अंदर पहुंच जाता है। मंडल 184 है, बराबर। हाँ, लेकिन वो कितने दिन में अंदर पहुंच जाएगा? 90 दिन। 90 दिन में। आप सोच सकते हो कि सूर्य को घूमते हुए 2 दिन लगते हैं। तो 184 मांडला, अगर एक मांडले पे 2 दिन रहेगा तो अंदर जाते तो 366 दिन हो जाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सीधा वो खुद ही लगा रहा है। समझ में आया? हाँ, तो आपको दिन के हिसाब से गिनती नहीं करनी। अच्छा, हाँ, वो 90 दिन के अंदर तो अंदर पहुंच गया वो। एक 184 मांडला है तो 92 ही मांडला होगा ना अंदर जाने के लिए। तो 92 दिन कितने महीने में खत्म होगा? हाँ, अब 90 दिन, 90 ही अंदर तो जाते जाते 90 ही मंडल है ना। लेकिन 90 दिन में तो चंद्र सूर्य अंदर पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो हर एक मंडल पे 2 दिन करेगा, तो ही 6 महीने में अंदर पहुंचेगा, बराबर। सूर्य को ये बाहर के मंडल से अंदर के मंडल पे पहुंचने में 182 दिन तो लगते ही लगते, 6 महीना लगता है। तो 6 महीने में उसको अंदर जाना है, लेकिन ये तो 90 में ही चला गया। तो एक मंडल पे 2 दिन तो रहा ही रहा। अब समझ में आ रहा है? यहाँ बाहर से अंदर खाली 184 ही मांडला है, लेकिन फर्क बहुत है। समझ में आया? हाँ, बाहर से अंदर उसको 184 मांडला घूमना है, लेकिन वो एक एक कूदी लगा रहा है, तो खाली 92 ही मांडला अंदर वो घूम रहा है। लेकिन एक मांडले पे 2 दिन जाने के कारण
उसको अंदर तक पहुंचने में 180 दिन तो लगते ही लगते हैं। मतलब आप अगर पूरा कैलकुलेशन देखने जाओगे ना तो बहुत बहुत ही छोटी छोटी बात भी आपको देखनी पड़ेगी। आपको ये खाली मांडले से भी जवाब नहीं मिलने वाला, और एक मांडले पे 2 दिन रहता है उससे भी ये जवाब नहीं मिलने वाला। आप खाली मांडले देखोगे 184 तो आपको लगेगा एक मांडले पे 2 दिन, तो इसके डबल करो आप, तो आपके लिए तो 360 और 372 दिन हो गए। तो 372 दिन में ही सूर्य बाहर से अंदर पहुंचना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बराबर? हाँ, वो क्यों? क्यों? क्योंकि अंदर का मांडला और बाहर के 2 मांडले पे तो वो एक एक ही दिन रहेगा, अच्छा। और बाकी के जो बीच के 192 मंडल है ना, उसको वो खुद ही लगा के जा रहा है, हाँ एक एक दिन छोड़ के जा रहा है। हाँ बराबर। हाँ, फिर कहाँ से पहुंचेगा आप सोचो। तो 90 दिन उसको लगे और वो भी खुद ही लगाई, हाँ तो एक मांडले पे 2 दिन, तो 180 दिन निकल गए कि नहीं बीच के। हाँ तो अब वो 180 दिन और 180 दिन वो वापस आ रहा है, तो 360 दिन हो गए। हाँ हाँ, और 2 मांडले पे एक एक बार ही घुमाए, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, तो 4 दिन उसके जोड़ लो। तो अभी आपके 91 मंडल है, हाँ क्योंकि 91 का डबल करोगे तो ही 182 होगा ना। हाँ तो 2 दिन वो 90 की जगह 2 दिन एक एक के वो 2 दिन वो बढ़ेंगे, हाँ और अंदर अंदर के 2 मांडले और बाहर के 2 मांडले, 4 मांडले एक एक दिन, तो टोटल 6 दिन वो जुड़ गए। हाँ समझ में आया? 91 को डबल करो, 182 दिन, हाँ 182 दिन जाना, 182 दिन आना, तो ये 364 दिन तो वही हो गए ना, 364 वही हो गए, और अंदर के मांडले पे एक दिन, बाहर के मांडले पे एक दिन, तो 2 दिन, 366 दिन में सूर्य का पूरा बाहर से अंदर जाना, अंदर से बाहर आना पूरा हो गया। बराबर? तो ये मंडल का गणित है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समय की बात की है कि जो ये काल में समय कैसे चल रहा है, तो गिनती शुरू की है छोटे से छोटे गणित से। जो समय है, समय के बाद आवलिका के बाद प्रत्येक जो हम बोलेंगे ना, मुहूर्त के बाद आएगा 30 मुहूर्त का एक दिन से सीधा 15 दिन, एक पक्ष का 15 दिन, एक महीने का 30 दिन, एक ऋतु के 60 दिन, और उस हिसाब से एक वर्ष के 354 दिन। अब एक वर्ष से आगे जाना है तो वर्ष का मतलब है संवत्सर, 5 संवत्सर का एक युग, फिर ऐसे वर्ष शत मतलब 100 वर्ष, फिर 1000 वर्ष, सहस्त्र वर्ष, शत सहस्त्र यानी कि 10,000, उसके बाद है सीधा पूर्वांग, फिर पूर्व, फिर त्रुटितांग, फिर त्रुटि, इस प्रकार से ये गणित जाएगा। बराबर? हाँ और आगे 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 शीर्ष प्रहेलिका, शीर्ष प्रहेलिकांग, पल्योपम और सागरोपम तक जाएगा। तो ये सारा जो गणित है वो मात्र हमारे ही क्षेत्र में चलेगा, जहाँ भगवान है वहाँ। बाकी जहाँ नहीं है वहाँ पे ये कोई काल का माध्यम नहीं होता है। तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी भी दक्षिण और उत्तर में ही रहेगी, ना पूर्व में ना पश्चिम में, और ना ही मध्य के एरिया में। देखो उत्तर और दक्षिण में है उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, और ये सारा समय सागरोपम पल्योपम। लेकिन भरत को छोड़ के जैसे ही अंदर हेमवत क्षेत्र और उस तरफ हिरण्यवत क्षेत्र में जाओगे वहाँ कोई उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं। बराबर? अच्छा हाँ, जो बाहर का मांडले का एरिया घूमने का भरत ऐरावत है उसी में ये सब है, काल की गिनती और ये सब। तभी मैंने वो आपको गणित समझाया, क्योंकि हमारे थोड़े भी आप अंदर जाओगे ना तो सीधा उसका डबल, उसके बाद प्रकाश डबल 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 कम होता जा रहा है। हाँ बाहर की अपेक्षा से अंदर प्रकाश ही कम होता जा रहा है। अब बाहर 1440 मिनट का एक दिन होगा तो एकदम अंदर तो 144 ही आ गया, मतलब हमारे हिसाब से अंदर के 10 दिन हो गए। हाँ अंदर के 10 दिन बराबर हमारे एक दिन हो गया। अब आप काल की गिनती कैसे करोगे? हाँ काल की गिनती तो हो नहीं पाएगी, बराबर। हमारे से वो तो 10 गुना कम एरिया है वो। तो हमारा अगर 1 कोड़ा कोड़ी है तो उनका तो 10 गुना कम हो गया, मतलब अंदर 10 कोड़ा कोड़ी समा गया कि नहीं? हाँ
हमारे एक कोड़ा कोड़ी समय में अंदर का 10 कोड़ा कोड़ी समा गया कि नहीं? हाँ हो गया। हो गया। हमारे 444 मिनट में अंदर के 144 मिनट तो 10 गुना समा गया ना। हाँ मेरा। बस, तो अंदर के 10 कोड़ा कोड़ी बराबर हमारा एक कोड़ा कोड़ी हो गया। हाँ, यही समझना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। लवण समुद्र में भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं होती है, बराबर। हाँ, और इसी तरह से देखो यहाँ खास बात आई है, जिस प्रकार से जम्बू द्वीप में सूर्य के संबंध में वक्तव्यता कही गई है, बिल्कुल उसी प्रकार से लवण समुद्र में भी समझना है। ये भगवती सूत्र का पाठ है। आओ मैं आपको ये लाइन बता रही हूँ। दो प्रकार से जम्बू द्वीप ने समझा है, उसी प्रकार से लवण में समझना है। तो जम्बू द्वीप ने आप में कैसे समझा है, देखो ऐसे ही सूर्य चंद्र के मंडल और सूर्य एक के सामने एक समझा ना, एक ही लाइन में समझा है कि नहीं? हाँ, हाँ, एक सूर्य के पीछे दूसरा सूर्य, तो लवण के भी चार, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के भी तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, समझना है कि नहीं? हाँ, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे सामने सामने थोड़ी समझना है, बताओ। हाँ बराबर है। आपको ऐसे ही समझना है, एक सूर्य के पीछे दूसरा सर सूर्य। और जम्बू द्वीप में जैसे 2 नक्षत्र मंडल आए, तो लवण में 4 नक्षत्र मंडल आएंगे, तो एक ही लाइन में आएंगे कि नहीं? हम्म, आओ वो भी मैं बताती हूँ। आज आपको ये बात बहुत मेरे को क्लियर करनी है कि जम्बू जैसा ही लवण में आप कैसे समझोगे। आओ देखो, ये जम्बू में कैसे है, एक ही लाइन में 2 नक्षत्र मंडल आए कि नहीं? हम्म, एक ही गोलाई में 2 आए, तो लवण में एक ही गोलाई में 4 मुख रखोगे, रखोगे कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं ना कि एक इधर है, तो एक इसके आगे पीछे और यहाँ पीछे ऐसे ऐसे रखा जाएगा क्या, बताओ? नहीं, ऐसे ही रखा जाएगा ना, 1 2, तो इसका 4 भाग हो जाएगा लवण में। एक यहाँ खत्म हो जाएगा, दूसरा यहाँ खत्म, एक ये जो एक है वहां पे 2 खत्म हो जाएगा, बराबर। हाँ, और बाकी के यहाँ जो एक है वहां 2 आ जाएंगे, क्योंकि चौड़ाई भी तो डबल हो जाएगी। हम्म, ये 1 लाख है, वो 2 लाख हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, तो आपको उसमें भी जम्बू की तरह ही लवण में समझना है। तो जैसे जम्बू में एक के पीछे 2, यहाँ एक सूर्य, ये अभिजीत में एक सूर्य, वो अभिजीत में एक सूर्य है, तो लवण में आपको चारों अभिजीत में 4 सूर्य एक ही लाइन में रखने पड़ेंगे। हम्म, समझ में आ गया? हाँ, बस ये पाठ का यही महत्व है। और यहाँ जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है, तो 2 दिन बाद वही सूर्य वापस आ रहा है। हाँ, तो लवण में 4 नक्षत्र मंडल 4 सूर्य है, तो वहाँ 4 दिन के बाद आएगा कि नहीं? हाँ, जरूर आएगा। और वो भी जम्बू के ही मेरू को लेकर घूमेगा। आओ मैं उसके भी आपको फोटो बता दूं, मैंने बनाया है वैसा ही, आपको मैं वो भी बता देती हूँ। आओ देखो, इसमें जम्बू और लवण सबके सूर्य है। आओ देखो, जम्बू द्वीप के दोनों सूर्य एक ही लाइन में, बराबर, दोनों चंद्र और 2 नक्षत्र मंडल। अब आओ यहाँ पे देखो, ये एक सूर्य का नक्षत्र मंडल, ये दूसरे सूर्य का नक्षत्र मंडल, ये तीसरे सूर्य का, और ये चौथे सूर्य का। आगे चारों सूर्य एक लाइन में हाँ, लवण में, हाँ, और बराबर 2 सूर्य के बीच में चंद्र, सूर्य वापस आता है। तो यहाँ पे लवण में आपको 4 सूर्य है। तो मान लो कि एक ही स्थान से अगर हम सूर्य देख रहे हैं, तो 4 दिन के बाद ये सूर्य वापस आएगा यहाँ घूमता हुआ। हाँ, तो लवण में 4 सूर्य, 4 चंद्र, 4 नक्षत्र मंडल, और घूमेंगे किसको? मेरू को ही लेकर, जम्बू के ही मेरू के आसपास ऐसे घूमेंगे। हाँ, समझ में आ गया क्लियरली? हाँ, हाँ, ये मुद्दा बहुत महत्व का है और इसी को समझना है। ये एक के पीछे एक सूर्य रखोगे तो कैसे घूम पाएगा, ये तो सोचो। बराबर। आगे की सूर्य की गति अलग, लवण की पीछे की सूर्य की गति अलग, कैसे पॉसिबल? और चारों सूर्य तो उदक स्फटिक के हैं, तो चारों के चारों सूर्य पानी के बीच में से निकलेंगे, तो एक ही लाइन से निकलने चाहिए कि नहीं? हाँ, हाँ, तो ये ही गणित हमको समझना है बस। जैसा जम्बू में 2 सूर्य का भ्रमण बताया है, उसी तरह से लवण के भी 4 सूर्य के भ्रमण को समझना है।
हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ये मुद्दा बहुत महत्व का था, इसके लिए आज इसको ध्यान में लिया है। इसी तरह से एक ही लाइन में जैसे जम्बू के 2 सूर्य 2 चंद्र का एक पिटक है, उसी तरह लवण के भी 4 सूर्य 4 चंद्र के 2 पिटक एक ही लाइन से जाएंगे। इसीलिए एक पिटक उसको पूर्व का बताया गया है, एक पिटक पश्चिम का बताया गया, क्योंकि 4 सूर्य 4 चंद्र है तो 2 पिटक बन गए, तो एक इस तरफ का पिटक एक इस तरफ का पिटक। इसी तरह से आपको इसको आगे भी समझना है, क्योंकि ये सारे जम्बू के ही मेरू के आस इर्द गिर्द घूम रहा है और बराबर जम्बू की तरह ही इनकी वक्तव्यता समझना है, परमात्मा का ये खास कहना। तो जैसे जम्बू में निषद के ऊपर जैसे सूर्य आएगा और जम्बू में सूर्योदय होगा, दूसरा भी जब निषद में आएगा तो दूसरे दिन का सूर्योदय होगा। इसी तरह से लवण के भी चारों सूर्य, एक सूर्य जब आएगा कुछ निश्चित जगह पे, तब दक्षिण लवण के समुद्र के भाग में सूर्योदय होगा, तब दूसरे दिन दूसरा आएगा उसी जगह, तब दूसरा सूर्योदय होगा, तीसरे दिन तीसरा आएगा उसी जगह, तब तीसरा सूर्योदय होगा, चौथे दिन चौथा सूर्य उसी जगह पे आएगा, तब सूर्योदय होगा, 5वें दिन पहला ही सूर्योदय अपने मूल स्थान पे आएगा। तो जैसे जम्बू में तीसरे दिन में वही सूर्य वापस आता है, ऐसे लवण में 5वें दिन में पहला ही सूर्य वापस आता है। बराबर जम्बू की तरह लवण का भी वक्तव्यता सूर्य चंद्र का इसी तरह से भ्रमण जानना है। ये परमात्मा की आज्ञा है, इसी को ही हम समझेंगे, इसी प्रकार से ये गणित करेंगे। ठीक है। जय जिनेंद्र। अगले क्लास में हम कल फिर से मिलेंगे। जय जिनेंद्र।